अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे मेहमान आज हसनात मलिक और साकिब बशीर दोनों सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। हसनात मलिक जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल पर नज़र रखे हैं और साकिब बशीर साहब की ड्यूटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहाँ पे आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक अपनी पेशी दी है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में। आज वो व्हील चेयर पे अदालत में पेश हुए और एक मुकदमात की एक भरमार है और उसी हिसाब से ज़मानतों का ढेर है जो थोक के हिसाब से इमरान ख़ान के मुकदमा में अदालती फ़ैसलों के ज़रिए किया जाते हैं। तो ये साकिब बशीर साहब, पहले अगर वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुकदमात का हम बात कर लें, तकरीबन 121 के करीब कुल मुकदमात हैं, जिनमें बड़ी तादाद में दहशतगर्दी के भी मुकदमात हैं और उनमें ज़मानतें भी माशाल्लाह से 8-8, 9-9 मुकदमात की एक साथ ही अदालत जो है उनको एक ही दफ़ा बुला के सब मुकदमात में जो है वो ज़मानत देती है। तो थोक के हिसाब से हर काम हो रहा है। आम शहरी के लिए शायद ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक थोड़ा सा लाइटर वेन में माहौल को थोड़ा सा खुशगवार बनाने के लिए एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इमरान ख़ान साहब को भगाया जा रहा है पाकिस्तान की तमाम अदालतों के अंदर और जिस तादाद में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए हैं, तो एक साहब थे वो चारपाई पे पैंतरे बदल रहे थे बार बार और बार बार उठ के अपनी बनियान को कभी उल्टा करके पहनते थे, कभी सीधा करके पहनते थे। तो उनको किसी ने पूछा कि भाई साहब, ये आप क्यों बनियान को बार बार उतारते हैं, कभी उल्टा करते हैं, कभी सीधा पहनते हैं? तो उनका ये कहना था कि जनाब, ये चारपाई में इतने पिस्सू पड़े हुए हैं कि वो मुझे तंग कर रहे हैं, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि कुछ देर बाद मैं बनियान उल्टी करके पहनूंगा और फिर सीधी करके पहनूंगा, तो इन पिस्सुओं को मैं भगा भगा के मारूंगा। तो अब उन पिस्सुओं का कितना नुकसान हुआ और सरदार साहब को कितना टाइम लगा और कितनी तवानाई उनकी खर्च हुई, इसका जवाब तो मेरे ख्याल में ये हुक्मरान इत्तेहाद ही बता सकता है कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है। तो साकिब बशीर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये आज जो खान साहब पेश हो गए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में और दहशतगर्दी के संगीन इल्ज़ामात हैं, उनको 10 दिन की हिफाजती ज़मानत दी गई है कि आप दहशतगर्दी की अदालत में पेश हों और फिर ये भी कहा गया कि आप जो है तफ्तीशी अफसर को साथ भी तावन करें और हर मुकदमे में अलग अलग जो है वो तावन करके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तो ये जितनी प्रोसीडिंग हो रही है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकेबल है, काबिल अमल हैं इस तरह के मुकदमात और इस तरह की तहकीकात और तफ्तीशें, ये हो क्या रहा है बुनियादी तौर पर? मतीउल्लाह जान साहब, इसमें लाहौर हाई कोर्ट से ना जो तफ्तीशी शामिल तफ्तीश होने के बारे में आपने बात की कि सबसे इम्पोर्टेंट मामला है कि हर केस में आपने शामिल तफ्तीश होना है, वो कैसे हों। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि जुम्मे मतलब कल 2 बजे इमरान ख़ान साहब जो है वो ज़मान पार्क में मौजूद होंगे और तमाम तफ्तीशी वहाँ पर आएँ और तफ्तीश कर लें, तफ्तीशी हाज़िर हों, जो तफ्तीशी आए। तो यही बात आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी रखी उनके जो वकील हैं सलमान सफदर साहब ने, तो लेकिन चीफ जस्टिस नहीं माने। उन्होंने कहा आपको तफ्तीश का तो वही रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा जो प्रोसेस है, जो कानून में जो लिखा हुआ है। आपने बात की कि इतने केसेस हैं, काबिल अमल तो सिचुएशन नहीं लग रही। एक दिलचस्प पहलू आज की जो हेयरिंग थी वो मुझे ये लगा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये शिकायत पीटीआई की जानिब से लगाई गई कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है, मतलब गैर मामूली सिक्योरिटी है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि पहले सिक्योरिटी नहीं थी तो आपने शिकायत की, अब सिक्योरिटी लगाई है हमने और तो आपके कहने फिर भी आपको शिकायत है। तो एक बड़ा दिलचस्प था, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लगाएं तब भी, ना लगाएं तब भी आप शिकायत, आप बता दें फिर जो कुछ कर रहे हैं हम फिर वो ऑर्डर कर देते हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन आज की जो कार्रवाई है उसके मुख्तसरन खुलासा जो है वो इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने हमसे कुछ बात की है, तो वो आपको सुना देते हैं, वो क्या कह रहे हैं।
ये आज सिर्फ हिफाजती ज़मानत है, ये कोई ज़मानत जो है मंजूर नहीं हुई। ये दहशत गर्दी की कोर्ट को तमाम मुकदमात जो हैं यहाँ से दरखास्तें निपटा के ये वहाँ पर मुंतकिल कर दी गई हैं। सो हम वहाँ पर फ्रेश बेल एप्लीकेशंस फाइल करेंगे विद इन 10 days फ्राम टुडे। सो ये 7 मुकदमात में हम ATC कोर्ट में, और वो सारों के सारे मुकदमात में आपने पूछा किस नौयत के, उसमें दहशत गर्दी की दफ़ात लगी और साथ ही साथ में 109 का रिपीटेड इस्तेमाल है, जिसको हम साजिश, इमा, उकसाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। साकिब बशीर साहब, क्विकली, ये हैरानकुन बात नहीं है कि 121 मुकदमात हैं, तकरीबन 40 के करीब दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, और एक मुकदमे में भी इमरान खान को ना तो गिरफ्तार किया जा सका और ना ही वो गिरफ्तार हुए। इमरान खान इस वक्त 121 मुकदमात जो है वो इमरान खान और उनकी PTI लीडरशिप तमाम के मिला के खिलाफ है। एक तो वो सब पे जमानत पर हैं, फिर आपको भी पता है कि जो मुकदमात दहशत गर्दी के बनाए गए दूसरे तीसरे वो इतने नहीं हैं। कुल मिला के इमरान खान पर 3 मुकदमात हैं जो बेहतर तरीके से आगे चलाए जा सकते हैं। उनमें प्रोसिक्यूशन जो है अगर वो काम करे तो इमरान खान जो तोशा खाना का है, फॉरेन फंडिंग का केस है या टेरियान का केस है, कि ये केसेस आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि केसेस आगे बढ़ सकें। एक और चीज़ के तो ये फिर खान साहब को भगा भगा के थका रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा ही है, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प है कि खान साहब ने 7 मुकदमात में जो जमानत ली है वो 28 फरवरी और 18 मार्च के 2 उनकी जो पेशियां थी वो उनसे बरामद हुए थे। वो 7 मुकदमात, मतलब हर पेशी पे नया मुकदमा माने, और आज भी एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, तो ये भी एक सूरत हाल है। तो अच्छा साकिब साहब, एक और पहलू भी है, हम उस पर भी बात करते हैं, मगर मैं चाहूँगा कि हसनात मलिक को इस डिस्कशन में शामिल करें। हसनात साहब, मैं कुछ आपको एक फवाद चौधरी साहब का एक माजी का बयान सुनाना चाहता हूँ, जो उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के बारे में बताया, कहा था, और फिर आज जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब अदालतों में पेश होते थे उसी तरीके से आज इमरान खान भी पेश हुए। तो इन दोनों की वीडियोस भी आपको दिखाते हैं और फिर फवाद चौधरी साहब का बयान भी कि वो क्या क्या रहे हैं, किसके बारे में, और खान साहब जो हैं आज किन हालात में अदालत में पेश हुए। जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको रेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो मजदूरों की गाड़ियां होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। अब मैं क्लियर कर दूं, फवाद चौधरी साहब ने ये इमरान खान साहब के बारे में नहीं कहा, लेकिन बात तकरीबन वही थी जो आज इमरान खान का जिस सूरत हाल का सामना था उनको। तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये खान साहब की व्हील चेयर और आसिफ जरदारी साहब की व्हील चेयर में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? नहीं, इमरान खान साहब तो फिट नहीं है, वो तो ये इस वजह से व्हील चेयर सिक्योरिटी की वजूहत की वजह से कि जी मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो व्हील चेयर में और फिर उनके इर्द गिर्द जो है वो हसार बनाया जाता है। मेन तो उनका सिक्योरिटी कंसर्न है और उस वजह से उन्होंने ज़्यादा किया है। बीमारी के भी होंगे मामला, लेकिन उनका तो मेन जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है। अच्छा, तो और उस वजह से ज़्यादा महफूज और वो इर्द गिर्द उनको पूरा बताया गया कि ये इस तरह। लेकिन वो कह रहे कि चल नहीं सकते शायद। वो आज जज साहब आए अदालत में तो खड़े भी नहीं हुए, जज साहब ने पहले उन्हें देखा तो सही घूर के फिर उन्हें ख्याल आया। ये चीज़ है कि अब मेडिकल ग्राउंड जो कहा जाता था ना माजी में कि जी ये देखें जी बीमार नवाज शरीफ जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे उधर चले गए जी, इनको ये हो जाता है आसिफ जरदारी को। अब वही सारी रेमेडीज ये भी अवेल कर रहे हैं मेडिकल ग्राउंड पे भी। और वो जिस तरह माजी में भी देखा कि एक शाह महमूद कुरैशी साहब और इन्होंने कुछ बताया कि जी, तो ये असल में मसला ये है कि मेडिकल की ग्राउंड पे बेल भी मिल जाती है, अदालत से रिलैक्सेशन भी हो जाती है। तो किसी आम आदमी को आपके ख्याल में इस तरह की सहूलत दस्तयाब नहीं है, मतलूबा सहूलत? देखिए वो होती है, लेकिन जहरी बात है सियासी लोगों का इन्फ्लुएंस तो रहता है अदालत पे, जजों पे बिल्कुल वो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर तरफ के इन्फ्लुएंस कुछ मुख्तसर हल्कों के होते हैं, कुछ लीडर्स के वैसे होते हैं कि जी उनकी फॉलोइंग है। कल देखिए ना, कल खान साहब अदालत में पेश ही नहीं हुए जी, और जज साहब ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया जी, और उन्हें 1 दिन की छूट दे दी जी। और आज खान साहब पेश हो गए, आज फिर अदालत में वो चीफ जस्टिस साहब एकदम से नाराज होकर उठ के चले गए, और मगर फिर जमानतें भी सब के साकिब बशीर साहब से जानना चाहूंगा ये हुआ क्या था? ये अचानक जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब
अचानक ही उठ के चले गए और थोड़ी सी तरक्की हो गई थी, वो क्या बात? असल में जो फवाद चौधरी हैं वो अचानक रोस्टरम पे आए, उसके बाद ये मामला जो है अचानक आगे बढ़ते गए। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा हैरान कौन तरीके से आके रोस्टरम पे कहा कि कोई टिकल्स चल जाएंगे, कोई मीडिया भी खड़ा है, तो इसलिए बनाने से बना दिए, इसलिए हमारी बात भी जानी चाहिए। तो उन्होंने वो बात करना शुरू की कि गैर मामूली हालात हैं, खान साहब की मतलब टांग का मसला है, उनको वहाँ पे वो मेडिकल इशू था, इसके बावजूद वो यहाँ पे आ गए, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसके हमें जो है वो बात हो रही थी जो तफ्तीशी अफसरान, तो वहाँ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो जहांगीर जदून है और इनके दरमियान थोड़ी सी मतलब हुई, क्रॉस टॉक हुई, अदालत ने रोकने की कोशिश की। तो यकदम मतलब हमें भी समझ नहीं आई कि कौन सा वो पॉइंट था जिसकी वजह से जजेस ने मतलब यकदम कहा कि हम तो ये चाह रहे थे कि जो आपको रिलीफ जो है वो दे दें, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी है, अब हम ऑर्डर पास करेंगे और अंदर चले गए। और उसके बाद थोड़ा सा मामला रिजॉल्व इस तरह हुआ है कि मेरे जो ज़राए बताते हैं कि जो वकील हैं इमरान खान के वो गए चैम्बर की तरफ गए और वहाँ पे बाकायदा तौर पे उन्होंने पहले जो है मतलब फवाद चौधरी साहब ने जो काम खराब किया था तो उन्होंने जाके थोड़ा माजरत की, फिर वापस आए, दोबारा माजरत की और उसके बाद जो है वो मामला अच्छा कुछ बातें भी हुई साबिक वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से की, उसके ऊपर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इमरान खान ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी बात की और बड़ी अहम कुछ चीज़ें कही। उनका ये कहना था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर से आया था, और फिर कहा कि मैं सोचता था कि जनरल बाजवा किस किस्म का आर्मी चीफ़ है, वो मुझे भी कई बार कह चुका था कि हमारे टैंक नाकारा है और हमारे पास उसमें फ्यूल नहीं है और टैंक चलाने के लिए। और फिर जब मैंने उनसे खुद पूछा हसन साहब के जनरल बाजवा और जनरल फैज़ क्या दोनों का ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जनरल फैज़ का क्यों? अच्छा तो पहले तो ये बताएंगे फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो कह रहे हैं कि ये तो फैज़ हमीद के ऊपर वाली बात थी, फैज़ हमीद ने तो जनरल फैज़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर ही नहीं किया था, वो तो जनरल बाजवा ने करवाया था। वो वैसे उस वक्त तो सारे सेम पेज पे ही थे। लॉ मिनिस्टर उस वक्त के फ़रूख नसीम साहब, उन्होंने बताया था कि मुझे सुबह सवेरे नईमुल हक मरहूम का फ़ोन आया कि प्राइम मिनिस्टर आपको याद कर रहे हैं, आपकी मीटिंग है। मैं गया तो वहाँ मुझे बताया कि ये शहजाद अकबर के लेके आए डॉक्यूमेंट, इस पर आप रेफरेंस तैयार कर। तो मैंने वो जो है वो उसके पास काम शुरू किया। फिर उनका ये कहना था कि जब मैं रेफरेंस फाइलिंग में ड्राफ्ट कर रहा था, हमारे जब टीम और मैं खुद ही कर रहे थे वो, उस वक्त इधर पिंडी से भी राब्ते में मैं था और उधर इमरान खान साहब भी। ये कहें कि जी इमरान खान कहते हैं कि जी मुझे पता ही नहीं है, वो बिल्कुल इसका हिस्सा थे और सारा कुछ उन्होंने। फरूख नसीम साहब भी कह रहे हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे जो कहता था जो भी, लेकिन उनका भी पूरा फैजाबाद धरना, डॉक्टर फरूख नसीम फैजाबाद धरना जजमेंट के बाद आपने देखे ना, तो उनकी मीटिंग तो शुरू हो गई थी। अच्छा हम क्विकली आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक ऐसा हुक्म जारी किया है जो 27 अप्रैल को जारी होना था। 27 अप्रैल का हुक्म 4 मई को जारी हो रहा है और उसमें फिर कहा जा रहा है कि 14 मई की जो तारीख है वो बरकरार है। अभी 4-10 दिन रह गए हैं और अभी भी कहते हैं, और वजाद मसूद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ये 15 मई को भी कह रहे होंगे कि 14 मई वाला फैसला बरकरार है। तो ये जो हुक्म जारी किया गया, इसमें एक बार फिर उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए कि भाई हमने किसी को हुक्म नहीं दिया था मुज़ाकरात का, हमने ना हदायत दी थी ना हुक्म दिया था, ये तो रज़ाकाराना तौर पे सियासी जमातों ने जो है ये मुज़ाकरात शुरू किए थे। तो इस हुक्म की क्या अहमियत है और कल क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल किसी को अहमियत हो, अहमियत तो पूरी प्रोसीडिंग की नहीं होती। बिहाइंड द सीन जो बैक चैनल चीज़ें चल रही होती हैं उसकी अहमियत होती है। वो इतनी रिपोर्ट हमारे पास होती नहीं कि अब क्या हो रहा है, क्या चीज़ कही जा रही है और कही हो जा रही। ब्रीफिंग होती है, बाद में पता चलता है ब्रीफिंग हुई है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से CMA दायर हो जाती है और एक शहरी आते हैं, वो भी पिटीशन दायर कर, उस शहरी की पिटीशन पे सारे सियासी जमातों को नोटिस हो जाते हैं। अब कहते हैं जी हमने कहाँ कब कहा, वो सियासी जमातों को जो नोटिस किए आपने, एक शहरी जो एबटाबाद के हैं और पंजाब के इलेक्शन के लिए फिक्रमंद थे और कहा कि सारे इलेक्शन इकट्ठे, ये तो शुक्र है एबटाबाद के, वरना लाहौर के भी हो सकते थे जी। शहरी हर जगह अवेलेबल है। अच्छा। तो वो शहरी साहब जो थे सरदार काशिफ, उनकी पिटीशन पे सारी जमातें उनको नोटिस, फिर उसके बाद वो जमातों को, उनके कायदीन को बुलाया जाता है, सेकेंड टीयर की लीडरशिप को रोस्टम पे, और उनसे पूछा जाता है कि जी हाँ जी, सराजुल हक साहब को बुलाया जाता है और उसके बाद उनके बयान कलमबंद होते हैं, आर्डर में लिखे जाते हैं। अब फिर आज भी यही कहा गया, अब कहते हैं जी आखिर में कि हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है।
वो असल में बात ये हुई थी, लास्ट हियरिंग में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 4 बजे तक एक डेट पे फाइनल, अदरवाइज 14 मई वाला जो ऑर्डर है हमारा इंटैक्ट। आज भी उन्होंने यही कहा है कि जी हमने मुज़ाकरात का नहीं कहा, हमारा ऑर्डर जो है वो चेंज। मगर हसनात साकिब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस को 8 दिन लगे ये 8 सत्र लिखने में कि जनाब ये जो हमने कोई हदायत नहीं दी, कोई हुक्म नहीं दिया। ये 8 सत्रें हैं जो 3 जजों को 8 दिन लग गए ये जारी करने में। अगर ये 27 को ऑर्डर जारी होना था और आज 4 मई को जारी हो रहा है, और उसमें भी कहा जा रहा है कि ये 14 मई को जो है ना हमारा फैसला बरकरार है, यानी 21 अरब रुपए अगर नहीं भी मिलते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी तनख्वाह से खर्चा करके इलेक्शन करा दे। आप इसको कैसे देखें? असल में जो बात की मलिक साहब ने कि बिहाइंड द सीन के मतलब ऑन स्क्रीन वो मतलब जो भी चल रहा है बिहाइंड द सीन, उसकी मिसाल इस तरह लें कि जजेस भी टीवी लगा के देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, हालात भी देख रहे हैं, कौन क्या मतलब बात कर रहा है, व्हाट्सएप हर चीज़ जाहिर सी बात है वो देख रहे हैं। 27 जो एक शहरी की दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त को आप देख लें। उसके बाद 27 अप्रैल की जो समाअत थी उसकी मैं बिल्कुल बात करूँगा कि क्यों मैंने कहा कि वो देख रहे हैं सारे बयानात, उस पर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कहा हम किसी की डायरेक्शन नहीं मानेंगे, किसी का ऑर्डर नहीं मानेंगे कि आप बैठें, और हम किसी का ये भी नहीं मानेंगे कि हम ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं कि मुज़ाकरात किस तरह करने हैं। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ उन्होंने कहा ना हम ऑर्डर दे रहे हैं, ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना हम आपको कह रहे हैं ये चीज़ें आप करें। और उसके बाद 27 अप्रैल से लेकर आज तक ये देखा गया कि क्या आउटकम निकलता है मुज़ाकरात, इंतजार किया गया। और आप कह रहे हैं ऑर्डर 4 मई को लिखा गया और तारीख 27 की डाल दी। हसनात साहब, ये बैकडेटेड ऑर्डर अगर हम ये कह रहे हैं अगर आ भी गया है तो अब बताएं कि हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से कुछ रिपोर्टें भी जमा कराई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात की पेशरफ्त के हवाले से? हुकूमत ने अभी नहीं कराई, वो कल सुबह कराएंगे हियरिंग से पहले। अच्छा, वो मजीद 14 मई के करीब जाके कराएं। देखिए हुकूमत, अभी मैं ला मिस्टर आजम तारड़ साहब से सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हम डेट के करीब थे, थोड़ा सा फर्क रह गया था। तो लेकिन फिर पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने कहा जी हमें क़यादत ने कहा कि 14 मई को जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो ऑर्डर है उस पर आप कायम रहें, और उठ के चले गए क्योंकि उनको क़यादत की तरफ से कोई हुक्म आया था। असल बात यह है कि मतीउल्लाह जान साहब, क्योंकि जुडिशल पॉलिटिक्स भी इंटैक्ट है इस मामले, लिंकअप है नेशनल पॉलिटिक्स के साथ, और ये जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हो गई, जूनियर जजेस की जो और भी मामला एलिवेशन होनी है, या जो जस्टिस काजी फैसल अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ पिटीशन पेंडिंग है, जो जजेस आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में जिनके बारे में कहा जाता है कि जी आए हैं, वो उसके लिए कुछ मामला पिटीशनें पेंडिंग है। चले वो तो वो ये असल में बात यह है कि पीटीआई जो हुकूमत के लोग कहते हैं वो कहते हैं जी पीटीआई को अक्टूबर में भी कोई इशू नहीं है, असल इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट मान जाएगी तो फिर, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने आपको याद होगा कि जुलाई में कहा था। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मंडियाल साहब ने 14 मई की तारीख रखी है, इतना बड़ा फैसला दिया, इतना बड़ा मुश्किल से फैसला दिया, और खान साहब जो है किसी और तारीख में मान जाए, ये भी तो गलत होगा ना। फिर देखते हैं आज पार्लियामेंट के अंदर भी आज एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के लीडर अयाज सादिक ने एक सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज के हवाले से बड़ा अहम ऐलान किया है। वो चाहते क्या हैं और पार्लियामेंट क्या करने जा रही है उन मौजूद जज के बारे में। वो मौजूद जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, मगर अयाज सादिक क्या कह रहे हैं सुनते हैं। एक जज साहब की वजह से जो बदनामी हो रही है बाकी जज साहबान की, वो बड़ी अफसोसनाक है और तकलीफ दे भी है। ऑनरेबल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, उनको ये बताना चाहिए कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। उन्होंने 11 करोड़ का या 11.5 या 10 करोड़ का एक प्लॉट खरीदा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर उन्होंने टैक्सेस कितने दिए, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें पता करनी ताकि उंगली ना उठाई जाए जज साहबान से। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है हमारे लिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेज दिया जाए विद द डायरेक्शन कि कोई 10 दिन या 15 दिन में इंक्वायरी करें। इंक्वायरी किसने करनी है? स्पेशल ऑडिट कराएं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इनकी जॉइंट टीम बने और ये ऑडिट करके ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास पेश हो ताकि इनके ऊपर उंगलियां उठनी बंद हो जाएं। ये बड़ा अहम है।
अयाज सादिक मेरे ख्याल में कानून को तो जानते हैं, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इंक्वायरी का अख्तियार तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को है आर्टिकल 209 के तहत। तो ये जो डिमांड है अयाज सादिक की, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस, उनका एक ही फोरम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, कि वो जजेस के जो फाइनेंशियल मामला पे जो है वो इंक्वायरियाँ करे, और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट भी नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ठीक है, जस्टिस मज़ाहिर साहब का जो भी मामला है, लेकिन ये पार्लियामेंट को चीफ जस्टिस साहब को लेटर हुकूमत लिखे या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करे बजाय इसके कि इस तरीके से टैक्टिस हों। बाकी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो, उनको भी चाहिए कि 6 कंप्लेंट उनके पास हैं वो भी टेकअप करें। अब वो कहते हैं जी मैंने मैसेज साइलेंट दे दिया है साथ बिठा के, और टैक्स मैटर है किसी टैक्स के हुकाम को भेजें उनके साथ। आपकी बात दुरुस्त है कि इंक्वायरी का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट इंक्वायरी जज के खिलाफ नहीं कर सकती, आइन में लिखा हुआ है। मगर इसका एक हल है, इसका हल जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले में हमने देख लिया था। FBI एक इदारा है कानून के तहत बना हुआ, ऑडिटर जनरल एक इदारा है। FBI अगर चाहे तो वो ऑन इट्स ओन किसी भी जज के जो है इनकम टैक्स के हवाले से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, उनको नोटिस जारी कर सकता है, उनके अहले खाना से पूछ कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में ये अगर अयाज सादिक साहब ये चीज़ ऐलान ना भी करते और बीच में नूर आलम साहब को ना भी डालते तो, और सिर्फ FBI को एक व्हाट्सएप कर देते कि यार आप ही कुछ करो, आपको तो कानून में अख्तियार है, तो वो तो हो सकता है। बिल्कुल। और चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि किसी टैक्स ऑफिसर को भेजें, वो टैक्स का मामला है। उन्होंने तो बल्कि कह दिया था कि जी जस्टिस मज़ाहिर साहब के मामले में, तो वो FBI को चाहिए कि वो नोटिस करें, उनके खानदान जो फैमिली लोग हैं जिनके हवाले से बात है उनको नोटिस करें, और फिर उसके बाद कोई चीज निकले फिर नहीं तो जज साहब को भी नोटिस तो कर सकते हैं FBI। बिल्कुल, वो जैसे काजी फैसल, क्योंकि ये टैक्स का प्रोसेस है, ये कोई इंक्वायरी तो नहीं है, ये तो एज अ टैक्स पेयर जज से भी पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल में गलती ये है इंक्वायरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना और पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करना और पब्लिक अकाउंट कमेटी को बीच में लाना, ये गलती है। अदरवाइज FBI के चेयरमैन के पास अख्तियारात तो बहुत है, वो जज को भी ये तो ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट की तरफ से भी ये है कि ताकि इतना इश्तियाल दिलाया जाए और कोई ऐसे आर्डर हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। उन्हें पता है ना कि चीफ साहब जज्बाती तो फिर हो जाता है। नहीं, लेकिन अभी तक तो वो बड़ा रिस्ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा साकिब बशीर साहब, आपके नज़दीक जो है अब ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, अब नज़रसानी तो वैसे ही होगी है, 21 अरब मिले नहीं है, 10 दिन रह गए हैं, तो आपके ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा नज़रसानी पे तारीख चेंज करनी पड़ेगी या खुद ही चेंज हो जाएगी तारीख? वैसे तो कोई और रास्ता उनके पास है नहीं, नज़रसानी को शायद बेस बना के वो कहें कि नज़रसानी हम कर रहे हैं। अगरचे नज़रसानी में या जो वो 57 या 58 में जो तरमीम आ रही है उसमें डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात भी मतलब मांग रहा है कि जो हमारा इख्तियार है इलेक्शन कराना, फेयर इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर, और उसके तारीख देना। और बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये सिर्फ 14 मई की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन बतौर एक आइनी इदारा आइन की तशरीह चाह रहा है और अपने ओवरऑल जो अख्तियारात है उसके हवाले से एक ठोस फैसला चाह रहा है। बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे अवाम की उस जेब की तरफ जो बज़ाहिर करती जा रही है एक ऐसे मौके पे कि जब अवाम की नज़रें सियासी और अदालती महाज पे लगे थिएटर पर हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मेहताब हैदर और हमें बताएंगे कि IMF के साथ मामला किस डगर पर चल रहे हैं। तो जनाब, सियासत, अदालत और सहाफ़त के महाज पे जो थिएटर लगा है तो ये तमाशा देखने वालों की जेबों से बहुत कुछ निकल जाएगा और मालूम भी नहीं होगा। जी हाँ, मेरा इशारा मुल्क की मुआशी सूरत हाल की तरफ है और इस वक्त IMF से जो डील होनी थी जिस पे तमाम की लोगों की नज़रें लगी थी, उस डील का भी कुछ मंतकी नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा। और इसी वाले से आज हमने ख़ुसूसी तौर पे दावत दी है जनाब सैयद मेहताब हैदर को, जो कि इकनॉमिक रिपोर्टर हैं और IMF के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात पे गहरी नज़र रखी है। मेहताब साहब, वो जो कहते हैं ना तेरे इश्क नचाया गली गली, हमें तो IMF ने गली गली नचा दिया है। दोस्तों से भी गारंटियाँ लेके आओ और फिर ये करो वो ना करो, तो ये नाक से लकीरें तक तो निकलवा दिए। अब आखिर IMF चाहता क्या है? देखें, बुनियादी तौर पे एक चीज़ जो है जो IMF ने की, जो माजी के 25-30 साल से हटके की,
पहले होता ये था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले साइन हो जाता था, बोर्ड तक जाने से पहले वो प्रायर एक्शंस होते थे। इस दफ़ा IMF ने उसको रिवर्स कर दिया इन केस ऑफ पाकिस्तान। अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे जाने से पहले हमें वो प्रायर एक्शंस पूरे करने पड़ रहे हैं, और उन प्रायर एक्शंस में आपने एक लंबी फहरिस्त है। उसका नतीजा ये है कि आज 36 से 37% CPI है, और जो फूड इन्फ्लेशन है जिसको SPI बोलते हैं, जो वीकली बेसिस पे आता है, वो कोई 47% के लगभग है। यानी 50% को फूड इन्फ्लेशन टच करने जा रही है पाकिस्तान में। हमने मिनी बजट दिया, बिजली की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, रुपए को बिल्कुल यानी डिवैल्यू किया। उसके बाद आप ये देखिए मिनी बजट लेकर आए। इन सारी बातों के बावजूद जो बात वहां पे रुकी हुई थी वो दो इश्यूज थे। एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू था, और दूसरा जो है वो जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी, ये मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की गलती है कि एक हाफ बेक्ड आप चीज़ों को अनाउंस कर देते हैं, जो कि आपको पता था कि IMF के प्रोग्राम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो दो ये इश्यूज थे की सब्सिडी, वो जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी थी कि हम अमीरों से थोड़ी सी कीमत ज्यादा लेंगे और मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों वालों को देंगे। तो वो बुनियादी तौर पे ये दो इश्यूज थे। एक इशू उसमें रिजॉल्व हो गया है, वो ये है कि क्रॉस फ्यूल सब्सिडी का हमने IMF के साथ ब्रॉडली एग्री कर लिया है कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं उनकी मर्जी और मंजूरी के बगैर हम कोई सब्सिडी एडिशनल नहीं देंगे। ठीक है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है उसमें ये हमने एग्री कर लिया है। अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू जो है वो बाकी है सर। उसमें इनिशियली जब IMF यहाँ पे था, आपको याद होगा कि 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक जो टॉक्स हुई, उसमें IMF ने ये कहा था कि $7 बिलियन का गैप है पाकिस्तान का 30 जून तक। वो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही थी कि नहीं ये गैप इतना नहीं है। फिर 6 पे IMF को एग्री किया, 6 से अब 5 पे लेकर आए हैं। 5 इस वजह से कि आपने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हो रहा है, बल्कि जो लास्ट मंथ था उसमें सरप्लस हुआ, कुछ $600-650 मिलियन सरप्लस हो गए। तो अब $5 बिलियन की फाइनेंसिंग हमने मैनेज करनी है। इसमें से $5 बिलियन 5 में से $3 बिलियन हम मैनेज कर चुके हैं, उसको IMF कंफर्म भी कर चुका है, जिसमें $2 बिलियन एडिशनल सऊदी अरब के हैं और $1 बिलियन जो है UAE का है। ये जो $2 बिलियन का गैप है, इसमें $700 मिलियन देने हैं वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें 450 मिलियन उनका राइज का एक प्रोग्राम है और 250 मिलियन AIB के हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। उसके भी पहले 450 थे, लेकिन $200 मिलियन उन्होंने डाइवर्ट कर दिए फ्लड्स की तरफ। तो बाकी जो रह जाएगा वो $1.3 बिलियन रह जाएगा। उस 1.3 में से वो ये तोको कर रहे हैं कि जो जिनीवा में प्लेजेस हुई थी 30 जून तक $300 मिलियन उसमें से आ जाएगा। $1 बिलियन का इशू है सर, और उस $1 बिलियन का इशू ये है कि हमने $5 बिलियन वापस किए हैं कमर्शियल लोन्स चाइना के बैंक्स को और UAE और दुबई बेस्ड बैंक्स को। उसमें से चाइना ने $2 बिलियन रीफाइनेंस कर दिया, हमें वापस कर दिया है। $3 बिलियन जो बैंक्स को हमने दिया हुआ है दुबई और UAE के, वापस किया है उनको। वो ये कहते हैं कि IMF के साथ एग्रीमेंट करें, चूंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग भी खराब है और IMF के साथ आपका एग्रीमेंट भी नहीं है, तो जब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब जो IMF है वो ये कह रहा है कि उनसे कंफर्मेशन लें। तो मैंने आज इसके बारे में लिखा भी है, ये चिकन एंड एग वाली सूरत हाल हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है ना वो IMF का इस टाइम बड़ा सख्त किस्म का है, और उसकी वजूहत मैं सिर्फ IMF को ही ब्लेम नहीं करूंगा, हमारी भी इस तरह की चीजें हैं। मगर मेहताब साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो IMF ने फोरकास्ट जारी की है पाकिस्तान की इकॉनमी की, अगर एक इंटरनेशनल लेंडर जिसने हमें $1.2 अरब देने हैं, अगर वो ही दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान की मुआशी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और ये डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, तो जिन दोस्त ममालिक ने हमारी मदद करनी होगी वो भी क्यों करेंगे फिर? तो ये IMF ने ये इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की है पाकिस्तान के बारे में, क्या इससे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम रियलिटी यही है सर। वो रियलिटी ये है कि आपकी इस साल की, लेकिन आउटलुक है ना, एनालिसिस है ना, प्रोजेक्टेड। इस साल की ग्रोथ जो है सर, वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। IMF ने अपनी रिपोर्ट में 0.5% लिखा है। इंडिकेशंस ये आ रहे हैं कि शायद ये नेगेटिव के करीब हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि, और उसमें IMF को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि IMF की जो कंडीशनलिटीज थी वो इतनी सख्त थी
कि आप उनके नतीजे में देखें कि हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा चुके हैं। तो वो तो IMF का था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम इदारे और जो हुकूमतें हैं उन्हें अपनी भी सोल सर्चिंग करनी चाहिए। जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनको ब्लेम बाद में आता है, पहले हम उस स्टेज पे मुल्क को लेकर क्यों गए, अपने गिरबान में जाके। और जो ऑस्टेरिटी की एक मुहिम चलाई गई थी किफ़ायत शारी की, वो तो अचानक सब भूल ही गए और लगता है उसके ऊपर कोई अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। सर आप मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स और इस्लामाबाद में देख लें, कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रही? अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। पूल की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्ट्स की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी, मैं रॉकेट साइंस की बात कर रहा हूँ कि आप ट्रैकिंग सिस्टम उसके ऊपर लगा दें, पता तो चले कि ये गाड़ी कहाँ इस्तेमाल हो रही है और कितनी इस्तेमाल होती है और कहाँ कहाँ जाती है। अब मुझे ये बताएं कि IMF अच्छी तरह जानता है पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है। IMF ये भी समझता है कि जितने मुश्किल फ़ैसले IMF ने मौजूदा हुकूमत से करवाने थे वो करवा लिए हैं, और IMF को ये भी मालूम है कि इन मुश्किल फ़ैसलों के नतीजे में ज़रूरी नहीं है ये हुकूमत आइंदा 2 माह भी चल सके या 3 माह भी चल सके। तो क्या IMF अगली हुकूमत का इंतज़ार तो नहीं कर रहा? और ख़ास तौर पे जो अभी अमेरिका से राब्ते बहाल हुए हैं इमरान खान के, और हाल ही में उनके सफारतकारों के साथ ताल्लुकात भी बहुत बड़े हैं, बेहतर हुए हैं, तो आपको लगता है कि IMF जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे भी तवज्जो दे रहा है? देखें, इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है सर, ये 30 जून 2023 को ख़त्म हो रहा है। अभी तक हमारा जो 9वां रिव्यू था, जो कि नवंबर में शुरू होना चाहिए था, दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए था, वो कंप्लीट नहीं हुआ। 10वां रिव्यू शुरू होना चाहिए था फरवरी के फर्स्ट वीक में, 3 फरवरी से, वो शुरू ही नहीं हो सका। जो 11वां रिव्यू आखिरी रिव्यू था वो 3 मई जो कल गुजरा है 3 मई से शुरू हो जाना चाहिए था। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है, ये डी ट्रैक हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस ये हैं कि ये प्रोग्राम अगले 8 से 10 दिनों में इसको बहाल किया जाए और मई के आखिर तक या जून के बिल्कुल स्टार्ट में 9वां रिव्यू कंप्लीट किया जाए और 10वें रिव्यू की टॉक शुरू की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने 2nd वीक ऑफ जून में बजट पेश करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 10वां रिव्यू करें और 11वें रिव्यू के लिए टाइम फ्रेम इस प्रोग्राम का बढ़ाया जाए। इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है, या ये प्रोग्राम एक डेडलॉक की सूरत में, नाकामी की सूरत में ख़त्म हो जाएगा 30 जून तक अगर ना हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, दुनिया ये समझ रही है और ये ख्वाहिश भी रख रही है कि पाकिस्तान अभी तक डिफ़ॉल्ट के करीब क्यों नहीं पहुंचा। देखिए, आप जितना ब्लेम मैं भी कर सकता हूँ, बड़ा आसान है ब्लेम करना, लेकिन इस टाइम एक डॉलर को मैनेज किया जा रहा है और पाकिस्तान, जो उनकी तवक्को थी कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए, वो नहीं हुआ। उसमें मैं समझता हूँ कि आप ये देखेंगे, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की और चाइना की आपस की टेंशन है, इसके दरमियान भी हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसे हुए हैं और ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, जो कि पॉलिसी मेकर्स को इसको हल करना। पॉलिसी मेकर्स को अगर अमेरिका वाज़ेह नहीं होगा पाकिस्तान के मफादात के हवाले से, तो वो हमारी मदद भी नहीं करेगा। कल आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर से जो एक्टिंग एम्बेसडर हैं, HRD अफेयर्स हैं, उन्होंने मुलाकात भी की और वहाँ पे भी उनको यही मैसेज दिया गया कि IMF से कहीं हाथ हला रखें। चलें, अब दरख्वास्त ही कर सकते हैं। एक तरफ तो ये मुआशी सूरत हाल हैं, दूसरी तरफ मुतालबात किए जा रहे हैं कि 14 मई से पहले, 14 मई को इलेक्शन नहीं तो उससे पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें, हुकूमतें निगरान बना दें, इलेक्शन करा दें। और क्विकली मेहताब साहब, जस्ट लास्ट थिंग कि अगर ये 14 मई को असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं जैसे तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है और जिस तरह शायद सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए, तो ये पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सूबा है, तो आपके ख्याल में ये IMF के साथ टॉक्स डिरेल हो सकती थी? देखें, बुनियादी तौर पे बजट, IMF के साथ टॉक्स, ट्रेड पॉलिसी और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ और कंटिन्यूटी के साथ। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये बजट तक कम से कम इसको लेकर जाए, ताकि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये कंक्लूजन की तरफ। बहुत शुक्रिया। कम से कम बजट तक इसको लेके जाएं, ये बात हमारे कुछ सियासतदानों और कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों को भी समझने की ज़रूरत है। डिफेंस मिनिस्ट्री से तो इन कैमरा ब्रीफिंग ले ही लेते हैं, कम से कम फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कोई एक इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें जो शायद असल सूरत हाल से आपको आगाह कर दें। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।